तो आप लोगों का फिर से स्वागत है पावर प्ले चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली कैपिटल वर्सेस एलएसजी कि क्या स्ट्रेटेजी रही है और क्या क्या टीम 11 रहेंगे दोनों के। दिल्ली कैपिटल और एलएसजी इस बार उन्होंने सबसे पहले तो अपनी टीम इंटरचेंज किया। प्रीवियस ईयर कैप्टन जो एलएसजी के थे केएल राहुल वो इस साल दिल्ली में है, और जो दिल्ली के थे ऋषभ पंत वो इस बार एलएसजी में। सबसे बड़ा मूव यही है कि सबसे बड़ा मूव तो यही है इस साल कि ऋषभ पंत जो एलएसजी से दिल्ली गए और दिल्ली केएल राहुल राहुल दिल्ली से एलएसजी और केएल राहुल एलएसजी से दिल्ली गए और ऋषभ पंत दिल्ली से एलएसजी गए। करेक्ट। तो एक्चुअली ये दोनों जहाँ पे दिल्ली के लिए देखेंगे तो दिल्ली में उन्होंने ऋषभ पंत के लिए ट्राई किया था कि उन्होंने ऋषभ पंत को रिटेन करने से लेके ऑक्शन टेबल पे उन्होंने आखिरी बिड भी दिया था जो भी दिल्ली के साथ उनका आखिरी बिड रहा था, लेकिन गोयनका काइंड ऑफ श्योर थे कि उनको टीम में एक और विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए जो कि उनके टीम को लीड कर सके, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस भी उनका विकेट कीपर बैट्समैन के साथ ही रहा है। पहले महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद केएल राहुल और फिर ऋषभ पंत। तो विकेट कीपर बैट्समैन के साथ कुछ पुराना प्यार तो गोयनका साहब की जरूर, या तो ऋषभ पंत का करियर बनेगा या बिगड़ेगा एलएसजी में, वो तो इस सीजन पता लग जाएगा। क्योंकि एलएसजी के पिच भी थोड़े डिफरेंट है। अगर आप लखनऊ के पिच देखोगे तो दिल्ली के पिच से या फिर बाकी दूसरी जगह के पिच से थोड़ी स्लो रहती थी, लेकिन इस बार जो पिच देखा गया है इकाना का पिच, जो जैसे डब्ल्यूपीएल जो इकाना में हो रहे थे मैचेस, उसमें मतलब देख रहे थे कि डब्ल्यूपीएल में 200 प्लस के स्कोर जा रहे थे और चीज भी कर पा रहे थे। तो पिच का उतना बड़ा फैक्टर नहीं रहेगा इस बार। इस बार मतलब हाईएस्ट रन्स बन रहे हैं इसमें, 200 प्लस के स्कोर्स जा रहे हैं। और जब ये मैच होगा, ये मैच लेकिन है दरअसल दिल्ली में भी नहीं, क्योंकि दिल्ली अपने होम ग्राउंड पे नहीं खेल रही है। दिल्ली में है विशाखापट्टनम में, सेकंड फेज में दिल्ली में। हाँ, लेकिन ये जो पहला स्टार्टिंग का मैच है जो दिल्ली का होम ग्राउंड है वो विशाखापट्टनम होगा। तो ये मैच पहला विशाखापट्टनम में होने वाला है, जो कि एक इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अगर हम दोनों टीम की बात करें, जो दोनों टीम दिख रही है कि कौन सी टीम मजबूत है कौन सी टीम कमजोर है, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि दिल्ली ने ज्यादा बैलेंस टीम बनाया है इस बार। दिल्ली की पिछली बार भी बहुत अच्छी टीम थी। जो टकलू अंकल है वो अपना बिड पे वो सॉरी जो भी ऑक्शन में वो बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब प्लेयर पिक बहुत अच्छा करते हैं वो। उनकी जो स्ट्रेटेजी अपने लिए पिक कर रहे हैं, अगर दूसरों के लिए 2 गुना रेट 2.5 गुना रेट बढ़ाना तो जानते हैं, और अपने लिए किफायती प्लेयर चुनते हैं। जैसे केएल राहुल का ही देख लो आप, सबसे बड़ा एग्जांपल है, 11 करोड़ में उसको उठा लिया। सिर्फ केएल राहुल नहीं, अगर इस बार मतलब पूरे ऑक्शन में देखें तो दिल्ली ने एक भी प्लेयर को 20 करोड़ प्लस में नहीं खरीदा। 20 करोड़ प्लस में नहीं खरीदा। ऑलमोस्ट सारी टीम के पास एक प्लेयर है जो कि बहुत हाई रेंज का है, लेकिन दिल्ली ने ऑलमोस्ट सारे प्लेयर को एक मिडिल रेंज या लोअर रेंज में रखा है। मिडिल रेंज में उन्होंने अच्छा खासा रिटेन किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने लोअर रेंज में अपनी एक पूरी टीम बनाने की कोशिश की है। टीम बनने के बाद एक जो दिल्ली का पॉइंट आता है वो है हैरी ब्रूक का, क्योंकि हैरी ब्रूक को उन्होंने काफी उम्मीद के साथ खरीदा था कि उनके फर्स्ट डाउन के लिए खेलेंगे फॉरेन कोटा की तरफ से, लेकिन एज हैरी ब्रूक नोन फॉर उन्होंने सीरीज बीच में छोड़ दिया। आई थिंक वो 2 साल के लिए बैन भी हो चुके हैं अकॉर्डिंग हाँ, मेरे हिसाब से बीसीसीआई के रूल बहुत सही है। बीसीसीआई के पॉलिसी से 2 साल के लिए बैन हो चुके हैं, जो कि एक सही है। उसके जाने से एक फैफ का थोड़ा चांसेस भी क्रिएट हो जाता है। फैफ एक अच्छा परचेज था, मतलब फैफ के आने से जो दिल्ली है ना वो मजबूत हुई है, एक बैलेंस मिली है, एक एक्सपीरियंस मिला है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। फैफ को टॉप ऑर्डर बैटिंग करना आता है, और वो लंबी नहीं खेल सकते और वो तेज नहीं खेल सकते। आई थिंक फैफ बेस प्राइस पे वो तो गोल्डन जाना है। बेस प्राइस पहली बार में अनसोल्ड जाना भी फैफ का थोड़ा शॉकिंग था, लेकिन बेस प्राइस पे जबकि फैफ एज ए ओपनर बहुत सारी टीमों की जरूरत थी, जैसे कि पंजाबी देख लो, बहुत सारी टीमों को, कलकत्ता देख लो, कलकत्ता की बहुत ज्यादा जरूरत थी। कोई नहीं गया फैफ के पीछे, लेकिन दिल्ली ने स्मार्ट मूव अच्छा बैकअप लिया फैफ को, और शायद वो अभी प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकती है, क्योंकि हैरी ब्रूक है नहीं। हैरी ब्रूक नहीं है, और दिल्ली ने अनाउंस किया है कि वाइस कैप्टन फैफ डू प्लेसिस ही रहेंगे और कैप्टन अक्षर पटेल रहेंगे। अक्षर पटेल को कैप्टन बनाना भी एक मूव था, क्योंकि एक प्रेडिक्शन था स्टार्ट से कि केएल राहुल टीम में आ रहे हैं, केएल राहुल वो लगातार कैप्टन रहे हैं, पंजाब के कैप्टन, उसके बाद वो एलएसजी का कैप्टन, तो लोगों को लगा था कि वो एज ए कैप्टन टीम में लाया जाए। क्या केएल राहुल ओपनिंग करेंगे? क्योंकि जो सोर्स आ रहा है कि केएल राहुल शायद अपने आप को नंबर 4 या नंबर 3 पे मूव करेंगे। ये मतलब मेरे हिसाब से केएल राहुल के लिए ओपनिंग ज्यादा बेहतर जगह होगी। हालांकि आजकल इंटरनेशनल में मिडिल ऑर्डर ही खेल रहे, लेकिन जो आईपीएल का उनका पूरा इतिहास हो, स्टार्टिंग आरसीबी वाला टाइम छोड़ दिया जाए तो उनका जो पूरा इतिहास रहा वो ओपनिंग का रहा, और शानदार स्टैट्स रहे, मतलब ऑरेंज कैप से लेके मैक्सिमम फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी 14 बॉल पे जो उन्होंने बनाया था, मतलब सारे रिकॉर्ड से उनके रहे। वो
पावर प्ले में उन्होंने हमेशा अच्छी बैटिंग करी, एक्सेप्ट पिछला साल जहाँ पे स्ट्राइक रेट को लेके बहुत कंसर्न रहा, क्योंकि एक और ये भी काम था कि गाना में जब आपके 50% मैच होते तो आपके स्ट्राइक रेट बाय डिफॉल्ट कंपेरेटिवली बाकी प्लेयर्स से थोड़ा नीचे आ जाएगा। इकाना से ज्यादा लखनऊ की टीम की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है एज ए टीम, वो कहाँ देख रहे हो आप उसे? लखनऊ तो आई थिंक मेरे हिसाब से उन्होंने ऑक्शन में ब्लेंडर कर दिया, उनके पास कोई एज अ ओपनर अभी है नहीं, ठीक है। तो गोइंका साहब की माने तो पंत ओपनर है, पंत फर्स्ट डाउन खेल सकता है, पंत उन्होंने बहुत जगह इंटरव्यू में बोला भी है कि हम हो सकता है तो पंत से ओपनिंग भी करवा सकते हैं, मार्च से ओपनिंग करवा सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म स्ट्रेटेजी उनके पास नहीं है कि ओपनिंग कौन करेगा एलएसजी में। एलएसजी में ओपनिंग का एक कंसर्न है, मिडिल ऑर्डर मजबूत दिखता है एलएसजी का, मिडिल ऑर्डर मजबूत है उनकी, बहुत ही डेविड मिलर है उनके पास, पूरन है उनके पास, पंत है उनके पास। तो अगर पंत मिडिल ऑर्डर खेलते हैं तो ये तीनों लेफ्टी बैट्समैन है, तीनों हिट करना जानते हैं, तीनों बड़े रन बनाना जानते हैं। पूरन ने जो पिछले साल बैटिंग की थी वो काइंड ऑफ एक तरफा अपनी टीम के लिए खेल रहे थे, उसमें डेविड मिलर का ऐड होना और आयुष बदुनी जो लगातार एलएसजी के लिए एक की प्लेयर बने हुए जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है, तो उनका मिडिल ऑर्डर बेहतर है, अच्छा है। उनका टॉप ऑर्डर का प्रॉब्लम है क्योंकि मिचेल मार्श अच्छे प्लेयर है, लेकिन ऐसा कुछ पास्ट आईपीएल स्टैट्स बहुत शानदार नहीं रहे मिचेल मार्श के। मेरे को ये लगता है कि दिल्ली कैपिटल से ज्यादा बैलेंस जो है एलएसजी के मिडिल ऑर्डर है। वही बात अगर टॉप ऑर्डर की आती है तो मतलब दिल्ली कैपिटल्स के बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि जो जैक फेजर हो गए, राहुल हो गया, अभिषेक पोरेल भी है, वो भी स्टब्स हो गया, ये टॉप 4 जो इनका है ना बहुत ही बैलेंस है और ये सारी तरीके की इनिंग्स खेलना जानते हैं, एक्सेप्ट जो जेक फ्रेजर है उनको छोड़ के। उन्होंने लंबी इनिंग नहीं खेली, वो पावर प्ले में थोड़ी हिट करके फिर वो हिट एंड ट्रायल मेथड है, लेकिन वो काम किया है पिछले साल दिल्ली के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड में अच्छा परफॉर्मेंस। बाकी राहुल हो गया, अभिषेक पोरल हो गए, स्टब्स हो गए, ये सारे इनिंग बिल्ड करना भी जानते हो, तेज खेलना भी जानते हैं। अग्री। तो अगर ओवरऑल हम देख रहे हैं तो दोनों टीमों में जो अगेन बॉलिंग की अगर हम बात कर लें तो जो दिल्ली की बॉलिंग लाइनअप है उसमें स्पिनर्स की रोल है, जहाँ पे कुलदीप है और अक्षर पटेल खुद है कैप्टन। तो ये 8 ओवर का उनका अच्छा कोटा बनता है, प्लस उनके पास पेसर्स अच्छे हैं, नटराजन है, रिचर्ड स्टार्क है, मुकेश कुमार है, तो उनके पास एक बैलेंस टीम है पेसर्स और स्पिनर्स की। बॉलिंग काफी बेहतर है कंपेरेटिवली। एलएसजी की बॉलिंग लाइनअप देखें तो रवि बिश्नोई है डेफिनेटली, लेकिन जो दूसरा पार्टनर स्पिनर है वो कहीं ना कहीं शहबाज के रूप में वो शायद देख रहे होंगे टीम में। शहबाज है क्योंकि और कोई बहुत वैसे की स्पिनर है नहीं उनके पास, वो पार्ट टाइम स्पिनर जैसे कि माकरम हो गया। हाँ, पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं उनके पास, पार्ट टाइम स्पिनर्स वो कर सकते हैं, लेकिन जो मतलब बिश्नोई के साथ देने के लिए अगर कोई सेकंड स्पिनर वो देखेंगे तो सेकेंडरी स्पिनर उनका थोड़ा कमजोर है, लेकिन पेस अटैक अच्छा है। पेस अटैक दोनों के अच्छे हैं, दिल्ली के भी अच्छे हैं, दिल्ली का तो अच्छा है नो डाउट। दिल्ली की टीम मोर बैलेंस है, मतलब कि एलएसजी से उन्होंने सारे पिक स्लॉट मतलब सेट करे, जैसे कि इनके ओपनर्स अच्छे हो गए, जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है टॉप 4 है वो अच्छे हो गए, मिडिल ऑर्डर भी कहीं ना कहीं ठीक है, इवन लोअर ऑर्डर में आशुतोष शर्मा, मिडिल ऑर्डर में हम बात कर रहे हैं अक्षर पटेल का फॉर्म देख लो पिछले 2 सालों से, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है मिडिल ऑर्डर में, तो ऐसा नहीं कह सकते कि दिल्ली की मिडिल ऑर्डर वीक है, लेकिन एलएसजी से थोड़ी वीक है, बाकी बैलेंस्ड है उसका मिडिल ऑर्डर। और बाकी लोअर ऑर्डर में जैसे कि आशुतोष शर्मा एक तो गन प्लेयर है, वो मतलब कभी भी आके छक्के चौके, मतलब एक ओवर में 15-16 रन निकालने वाला प्लेयर है। नहीं तो कंपैरेटिवली एक्चुअली हम ये कहना चाहते हैं कि एलएसजी से थोड़ी भारी दिल्ली दिख रही है, दिल्ली थोड़ी भारी है, तो हमारा काइंड ऑफ एक यही है आउटकम हमारे डिस्कशन में, दिल्ली थोड़ी एलएसजी से भारी है। अगला पॉइंट, इन दोनों का अभी दिल्ली भारी दिख रही है, लेकिन इन दोनों का जो पास्ट मैच रहा है, क्योंकि एलएसजी एक नई टीम है तो दोनों ने कम ही मैच, 5 ही मैच खेले, टोटल 5 ही मैच खेले हैं, उसमें भी एलएसजी का थोड़ा पलड़ा भारी है, 3 मैच जीते हैं और दिल्ली ने 2 मैच जीते हैं। आई थिंक इस सीजन वो बराबर हो सकते हैं या फिर ज्यादा भी हो सकती है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली की टीम ज्यादा बैलेंस दिख रही है, तो अगर 2 जीत जाती है तो दिल्ली ऊपर आ जाएगी, अगर एक करके जीतती है तो फिर सेम स्टैट्स काइंड ऑफ रह जाएगा उनका। तो क्योंकि एलएसजी छोटी टीम है तो उनका कुछ पास्ट स्टैट्स, छोटी टीम मतलब छोटे समय से टीम है तो उनका कुछ ज्यादा लंबा पास्ट स्टैट्स है नहीं, लेकिन काइंड ऑफ इक्वल है, 2 और 3 के बीच में ज्यादा गैप नहीं रहा दिल्ली और। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ऋषभ पंत क्या सही में ओपन करेंगे या फिर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, ये तो सबसे बड़ा देखने वाली। तो एक प्लेइंग 11 बनाते हैं। हाँ, एक काम करते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स से स्टार्ट करते हैं, उनका हम प्लेइंग 11 बनाते हैं। ठीक, दिल्ली कैपिटल के प्लेइंग 11 में एक कंफ्यूजन है बिटवीन द ओपनर, जो पहला ओपनर कौन होगा, बिटवीन डुप्लेसिस और जो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर जैक फ्रेजर का जो रिसेंट परफॉर्मेंस इंटरनेशनल में रहा है वो बहुत शानदार नहीं रहा है, लेकिन पिछला साल आईपीएल जो था वो एक्सेप्शनल था। देखो कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेटेजी तो दिल्ली की यही है कि उसको रिटेन करना, कि उसको एज ए ओपनर खिलाए,
इसलिए मेरे को लग रहा है जैक फ्रेजर इनका ओपनिंग में रहेगा जैक फ्रेजर के साथ राहुल तो केएल राहुल जैक फ्रेजर इनके ओपनिंग हो जाते हैं। फर्स्ट ऑन पे मोस्ट प्रोबब्ली तो डुप्लेसिस का फिर से टीम में जगह मुश्किल लग रहा है, काइंड ऑफ 50-50 है कि अगर जैक डिपेंड ऑन जैक फ्रेजर का फॉर्म कैसा है, अगर वो खेलता है तो फिर दोनों की जगह बनना मुश्किल है। तो पहले हम जैक फ्रेजर को रख के देखते हैं। जैक फ्रेजर है, केएल राहुल, अभिषेक पोरेल जिसकी हम बात कर चुके हैं, वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि तेज भी खेल सकता है। पिछले साल इनिंग उन्होंने पिछले साल तेज भी खेला था, इनिंग भी संभाली थी उसने अनडाउटेडली। पिछले साल का परफॉर्मेंस आप परफॉर्मेंस देख रहे हो, जैक फ्रेजर का वही था कि पावर प्ले तक तो अच्छा खेल लेता था लेकिन वो लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहा था। तो वहां पे अभिषेक पोरेल आके थोड़ा एक टीम बिल्ड कर देता था। तो अभिषेक पोरेल फर्स्ट ऑन पे, सेकंड ऑन पे स्टब्स, फोर्थ पे स्टब्स का पिछला साल शानदार गया था। वो वैसे भी एक अच्छे बहुत अच्छा प्लेयर है। वो रुक के भी खेलना जानता है और वो मिडिल ऑर्डर में अच्छा बैलेंस लाता है और बहुत सही मारता भी है। तो स्टब्स रहना चाहिए। पांचवें पे अक्षर पटेल। पांचवें पे अक्षर पटेल से पहले मैं देखना चाहूंगा करुण नायर को इन्होंने पिक किया था। करुण नायर एक कहानी है पिछले 6 महीने की डोमेस्टिक क्रिकेट की। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो करुण नायर ने पिछले 6 महीने में जिस तरीके के परफॉर्मेंस दिए हैं, वो डीसी को मजबूर करता है कि उनको प्लेइंग 11 में रखना चाहिए। वो डिजर्व भी करता है। तो मेरे हिसाब से नंबर 5 पे करुण नायर डिजर्व करता है। और छठे पे फिर हमारा अक्षर पटेल एंड आशुतोष शर्मा। छठे 7वें पे डिपेंडिंग की किस नंबर पे विकेट गिरा है और क्या टीम को जरूरत है, क्या बहुत तेज 2 ओवर की जरूरत है या फिर आपका विकेट जल्दी गिर गया। तो क्योंकि अक्षर पटेल खुद को प्रमोट भी कर सकते हैं। अक्षर पटेल को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल में भी उनको चौथे पांचवें नंबर पे उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा है और मैच भी बहुत सारे जितवाए हैं। तो आई थिंक आशुतोष अक्षर पटेल और बिटवीन आशुतोष डिपेंडिंग की सिचुएशन। 6 पे अक्षर पटेल, 7 पे आशुतोष, 7 पोजीशन है आशुतोष। फिर उसके बाद उनकी टीम में जो 4 बॉलर्स की जगह बचती है, तो जैसे हमने बात की कि कुलदीप तो उनके मेन तो स्पिनर ले लेते हैं, तो एक कुलदीप को रख लेते हैं, एक तो कुलदीप हो जाएगा उनका। तो कुलदीप के साथ उनका स्पिन अटैक फुल हो जाता है। उसके बाद 3 पेसर्स की जो जरूरत होगी, आई थिंक विल गो विद मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, 2 लेफ्ट आर्म पेसर बॉलर। टी नटराजन पे मुकेश कुमार को खिला सकते हैं। मुकेश कुमार इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो डेथ ओवर डालने हैं टी नटराजन के साथ, उसमें मुकेश कुमार होंगे। इवन स्टार्ट ओवर में भी शायद मिचेल स्टार्क के साथ मुकेश कुमार ही है। मुकेश कुमार को आई थिंक इन्होंने रिटेन करा था क्या? मुकेश कुमार को आई थिंक इन्होंने वापस खरीदा था। तो मुकेश कुमार टीम 11 में, मुकेश कुमार बिटवीन मोहित शर्मा इनको खिला सकते हैं दोनों में से किसी को। आई थिंक अगर मुकेश कुमार प्लेइंग 11 में होते तो इम्पैक्ट प्लेयर में मोहित शर्मा, आप मोहित शर्मा को देख सकते हो एज ए बॉलर। रिवर्स हो जाएगा, जैसे मोहित शर्मा अगर प्लेइंग 11 में आता तो फिर मुकेश कुमार को आप एज ए इम्पैक्ट प्लेयर। तो इम्पैक्ट भी हमारा हो गया काइंड ऑफ शॉट की। मोहित शर्मा को ले लेते हैं और टीम 11 में हम रख लेते हैं मुकेश कुमार को, और इम्पैक्ट में हम ले लेते हैं मोहित शर्मा और एक ले लेते हैं समीर रिजवी को। बैटिंग में समीर रिजवी, क्योंकि अगर आपकी जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो वो बंदा के नीचे तेज रन बनाना जानता है। सीएसके की तरफ से भाई उसने जो 2 छक्के मारे थे, वो पहला मैच बहुत ही सही यार। राशिद खान को क्या छक्के मारे थे, वो बहुत शानदार, वो डिजर्व करता है कि मतलब अच्छा प्लेयर है वो। इस बार देखा जा सकता है कि वो कैसा खेलता है। और एलएसजी का प्लेइंग 11, एलएसजी के सबसे कंफ्यूज प्लेइंग 11 में उनका ओपनिंग ही है सबसे पहले। ना उनकी टीम को पता है कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, ना हमें पता है प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो हम एक रफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन ओपनिंग कर सकता है। ओपनिंग में क्या समझ आता है, मतलब मार्करम उनकी टीम में है, मिचेल मार्श है, तो क्या पता 2 फॉरेन प्लेयर के साथ ओपनिंग जाना चाहिए क्योंकि मार्करम भी पास्ट में ओपनिंग कर चुके हैं। देखो उनका, मैंने गोयनका का एक इंटरव्यू देखा था, आई थिंक उन्होंने किसी पॉडकास्ट में दिया था। तो उनका क्लियर है कि वो किसी भी फॉरेन बॉलर्स को मतलब टीम 11 में नहीं करेंगे। वो सारे इंडियन बॉलर्स लाएंगे। तो बॉलर्स तो मोस्ट उन्होंने खरीदे भी नहीं है। वो पहले से वो काइंड ऑफ क्लियर थे कि उनको फॉरेन बॉलर्स नहीं चाहिए, बस फॉरेन बैटर्स चाहिए। तो उन्होंने वैसे ही पिक करा है ऑप्शन में। और मेरे को लगता है कि कोई फॉरेन बॉलर वो खिलाएंगे और मतलब कि जो भी बैट्समैन ही रहेंगे वही फॉरेनर्स हैं। तो आई थिंक इस कंडीशन में जो उनके टॉप 4 हो जाते हैं, जो बैट्समैन है वो मार्करम के साथ मिचेल मार्श, फर्स्ट डाउन ऋषभ पंत, सेकंड डाउन पूरन। ये पावर पैक अटैक हो जाता है अगर उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल गई तो एक पाव, क्योंकि पूरन, ऋषभ पंत, मिचेल मार्श और मार्करम, ये इनका एक अच्छा बैलेंस वो हो जाता है। मार्श और मार्करम को ओपनिंग में लेने से एक चीज फायदा हो जाएगा कि राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा अगर कोई एक आउट होता है। हाँ, क्योंकि उनका आगे मिडिल ऑर्डर में सारे के सारे लेफ्टीज है। आपके पूरन लेफ्टी है, पंत लेफ्टी है, उसके बाद डेविड मिलर है, अब्दुल समाद है। तो अगर अगला तो हम बात करें तो वो बिटवीन डेविड मिलर एंड आयुष बदोनी, डिपेंडिंग की किस तरीके से। तो हम 5वें पे आयुष बदोनी को रखते हैं, 6वें पे डेविड मिलर को रखते हैं और फिर 7वें पे अब्दुल समाद भाई उसकी तारीफ करना तो बनती है। वो एक बहुत ही बैलेंस्ड प्लेयर है
जो वो लास्ट में आकर परफॉर्म करता है, जैसे वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी करा है, तो वो तो इंक्लूड होना ही चाहिए टीम में। तो हम रखते हैं नंबर 7 पे अब्दुल समाद को। नंबर 7 पे अब्दुल समाद को। तो एक अच्छा टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और फिनिशिंग भी अब्दुल समाद के इंक्लूड होने से। स्पिनर में अगेन मेन स्पिनर रवि बिश्नोई, जो कि इनके की स्पिनर होंगे, जिसको इन्होंने रिटेन भी किया था, और लेग स्पिनर के तरीके से जो गुगली स्पिन बॉल डालते हैं वो, जो कि लखनऊ में काइंड ऑफ उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है रवि बिश्नोई का। इसके बाद इनके 3 पेसर्स आते हैं, जिसमें आवेश खान है, मयंक यादव उनका सबसे बड़ा, मयंक यादव उनका की बॉलर हो सकता है। पिछले साल के परफॉर्मेंस के बेस पे पूरा एक बंदे ने जिसने अपना नाम कर लिया था वो मयंक यादव था। तो मयंक यादव है, गन बॉलर है भाई। आवेश खान है, और इनके पास तीसरा ऑप्शन आकाशदीप एक इंटरेस्टिंग बॉलर है, क्योंकि आकाशदीप को स्विंग कराना जानता है। आकाशदीप लखनऊ की पिच पे ज्यादा पीजी टीम में भी सही बॉलिंग कर रहा था, भले उसको विकेट नहीं मिल रहा था, लेकिन भाई उसकी जो बॉलें निकल रही थी बहुत तगड़ी निकल रही थी। तो ये आकाशदीप तो होना ही चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के ओवर में आकाशदीप बहुत मैटर करेगा एलएसजी के लिए। और आप इम्पैक्ट में किसको देखते हो? इम्पैक्ट में इन्होंने अब्दुल समाद के साथ एक प्लेयर लिया है जो सनराइज हैदराबाद के लिए खेलते थे, वो शहबाज खेलते थे। तो शहबाज भी एक अगर ले लेते इम्पैक्ट में, तो इनके पास एक स्पिन जो है, दूसरा स्पिन ऑप्शन मिल जाएगा इनको। तो इम्पैक्ट में मैं शहबाज को देखता हूँ, और बैटिंग भी वो अच्छी खासी कर लेते हैं, बैटिंग भी करना जानते हैं। और फिर दूसरा अगर इम्पैक्ट लेना हो तो शार्दुल ठाकुर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि मोशीन खान के इंजर्ड होने के बाद रिप्लेसमेंट के तौर पे जो अनसोल्ड और वो रिप्लेसमेंट में टीम में है, और वो बॉलिंग भी कर सकता है, लोअर ऑर्डर में तेज कुछ रन की जरूरत है तो वो भी कर सकता है। शार्दुल ठाकुर का अनसोल्ड जाना भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग था, लेकिन एंड ऑफ द डे टीम का हिस्सा है। तो आई थिंक प्लेइंग 11 हमारी दोनों टीम की शॉट है। डीसी थोड़ी मजबूत दिख रही है ऑन पेपर, लेकिन एलएसजी की भी टीम बैलेंस। अगर एलएसजी की जो भी ओपनर्स है, अगर वो अपना काम कर देते तो इनकी बैटिंग लाइनअप तो भाई सॉलिड है, पावर पैक है सारे। अनडाउटेडली अच्छा है, अच्छी इनकी टीम बनी। स्पिन की अगर बात होगी, स्पिन बॉलिंग की, तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली की स्पिन बॉलिंग मजबूत। अक्षर और कुलदीप की जोड़ी में तगड़े बॉलर है, ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करना जानते हैं। और पेसर में भी टी नटराजन को अच्छा इन्होंने पिक किया दिल्ली और मुकेश कुमार। तो पेसर दोनों के ही अच्छे हैं, मतलब मयंक यादव अगर अपने पीक फॉर्म में हो तो सबसे बड़ा बॉलर है यार वो एलएसजी के लिए। हाँ। तो फाइनल प्रेडिक्शन का कर लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि मतलब कौन सी टीम जीत रही है और कौन ज्यादा स्कोर करेगा? इवन दो वो होम ग्राउंड नहीं है दिल्ली का विशाखापट्टनम, लेकिन दिल्ली के लिए वो होम ग्राउंड की तरीके से यूज किया जा रहा है फर्स्ट हाफ में दिल्ली के लिए विशाखापट्टनम होम ग्राउंड। और जो टीम की भी बैलेंस है, तो आई विल गो विद डीसी। हाँ, मैं भी डीसी के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि डीसी की टीम मेरे को थोड़ी मतलब स्टेबल लग रही है और उनके स्पिन अच्छे हैं। तो विशाखापट्टनम में थोड़ी स्पिन फ्रेंडली पिच होती है, तो वहाँ पे कुलदीप, मैं ये भी कर सकता हूँ प्रेडिक्ट कि कुलदीप मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर रहेगा। विकेट टेकर बॉलर कुलदीप, हाईएस्ट रन स्कोरर मैं जाना चाहता हूँ मार्करम के साथ, क्योंकि मार्करम मतलब मेरे को लग रहा है कि एज अ ओपनर एक अच्छा खेल लेगा, और जो स्पिन पिच में मार्करम के पास दोनों है, वो तेज भी गति से खेल सकता है, स्लो भी खेल सकता है। तो हाईएस्ट रन स्कोरर में मार्करम को रखूंगा। और मैं पूरन और रवि बिश्नोई, पूरन हाईएस्ट रन स्कोरर, और रवि बिश्नोई जो मैक्सिमम विकेट टेकर्स हो सकता है। तो ये दोस्तों, ये हमारा प्रेडिक्शन है। आप लोग अपना प्रेडिक्शन हमारे कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। आप लोगों को भी सेम तीन चीजों पे अपनी प्रेडिक्शन देनी है, जो कि है कौन सी टीम जीतेगी, कौन सा प्लेयर हाईएस्ट रन स्कोरर होगा, और कौन सा बॉलर हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर होगा। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दे, और जो भी कमेंट बॉक्स में अपने जवाब दे वो मतलब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कोई भी एक रैंडम रिप्लाई को हम 200 रुपीज का वाउचर प्रोवाइड करें। ये गेट अवे हमारी तरफ से, जो जिसका तीनों प्रेडिक्शन करेक्ट होगा, और जैसे शर्तें बताई गई हैं कि आप हमारे यूट्यूब से चैनल के सब्सक्राइबर होने चाहिए, इन शर्तों के साथ आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। आप हम अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले किसी और।